नमस्कार। हरियाणा आकार और आबादी के अनुसार एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन हरियाणा की देश की राजनीति और खेल में जबरदस्त तरीके से हनक और धमक रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहां 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मतदान होने वाला है और 8 अक्टूबर को वहां मतगणना होगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि वहां की जनता इस बार प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में सौंपती है। हमने देखा कि वहां जो कांग्रेस है वो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है और 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसने लगातार दूसरी बार सरकार अपनी बनाई थी, लेकिन अकेले दम पर नहीं। उसे जो वहां पर जननायक जनता पार्टी है वो उसने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, उसके सहयोग से उसने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार जो जननायक जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार कमल का फूल खिलाया है, क्या वो हरियाणा विधानसभा में लगातार तीसरी बार कमल का फूल खिला पाएगी, या कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है वो पंजा सत्ता में अपनी पकड़ बना पाएगा, या जो छोटे छोटे दल हैं वो फिर से जो है किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे। ये विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों के लिए इस बार जो चुनावी दंगल है वो बहुत सहज नहीं है। अनेक चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। और उसके पहले ये भी बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा विधानसभा है वहां पर जो कुल सीटें हैं वो 90 हैं और सभी 90 सीटों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को एक साथ होगा वहां पर। और वर्तमान में जो वहां की स्थिति है, किन दलों के पास कितनी सीटें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कुल 40 सीटें हैं और 31 सीटें कांग्रेस के पास हैं और बाकी निर्दलीय जो दल हैं, मतलब निर्दलियों के पास वो सीटें हैं, 19 सीटें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, या कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से चुनौती देने वाली है। किन मुद्दों को लेकर के पूरा दलों के बीच में संघर्ष होने वाला। तो एक जो प्रमुख मुद्दा है, हमने देखा कि जो किसान हैं पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने एमएसपी का मुद्दा जो है उठाया। तो एमएसपी के मुद्दे को लेकर के, और उसके पहले जब 3 कृषि कानून केंद्र के आए थे उनको भी, उनके खिलाफ भी जो विरोध का मोर्चा खोला गया था, उनका जो आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो हरियाणा ही था। पंजाब और हरियाणा ही इस किसान आंदोलन का जो है केंद्र रहे हैं। तो जो एमएसपी वाला मुद्दा है उसको लेकर के जो मुख्य विपक्षी दल है वहां पर कांग्रेस, वो लगातार जो है माहौल बनाता रहा है वहां पर। तो एक ऐसा मुद्दा है जो जिससे जो है सभी दलों को जूझना पड़ेगा। किसी को उससे लाभ हो सकता है, किसी दल को उससे नुकसान हो सकता है। दूसरा मुद्दा है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को लेकर के भी विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है और उसका कहना है कि ये ऐसी योजना है जिसको लेकर के जो है बहुत सारे जो यूथ है हरियाणा के, उनके समक्ष 4 साल बाद रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो अग्निवीर योजना से सेवानिवृत्त होने वाले लोग हैं, उनको रिटायर होने वाले लोगों को जो है रिजर्वेशन की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट आएगा यह आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जो हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें जहां के जो यूथ हैं सेना में बहुत ही भारी मात्रा में जाते हैं, संख्या काफी अधिक, प्रतिनिधित्व काफी अधिक है। तो ये जो मुद्दा है बहुत ही प्रभावी रहने वाला है। इसके अलावा वहां जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस मुद्दे को लगातार विपक्ष उठाता रहा है कि वहां बेरोजगारी बहुत है। और चौथा एक जो मुद्दा है वो है महिला पहलवानों के जो खिलाफ जो है शोषण का मुद्दा रहा। जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके जो
अध्यक्ष रहे, उसको लेकर के जो है वो विरोध प्रदर्शन होता रहा और दिल्ली में लंबे समय तक पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वो भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगा। देखिए, जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, उसको इस बात का एहसास है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो उसको मिलने वाली है। विपक्ष ने किस तरीके का वहां माहौल तैयार किया है, इस बात से ये बाखूबी वाकिफ है। यही कारण है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सत्ता में परिवर्तन भी किया। जो लगातार 2 बार से वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनको बदल दिया। उन्होंने पिछड़े वर्ग से जो नायाब सैनी हैं उनको लेकर के आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और कई ऐसी घोषणाएं की। अपना जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए उसने जो वहाँ जननायक जनता पार्टी है उसके साथ अपने संबंध तोड़ लिए, कई प्रयास किए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? इन प्रयासों से क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहाँ काबिज हो जाएगी? ये एक सवाल है। और जो इस समय वहाँ परिस्थितियां बन रही हैं, अभी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि वहाँ जो मुख्य मुकाबला है 2 प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। और इस मुकाबले में कुछ अन्य दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वो भी अपनी भूमिका जो है रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और जो बहुजन समाज पार्टी है उसने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया है और उसकी जो नज़र है वहाँ के जाट और दलित मतदाताओं पर है। लेकिन वो कितना प्रभावी होगा अभी उस पर भी बात करूंगा और वो समय भी बताएगा। और जो आम आदमी पार्टी, इन सब दलों की कुछ उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश अवश्य है। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी होगी कि वहाँ जो हरियाणा में चुनाव, हर बार का चुनाव जो होता है ना, कुछ अलग ही होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि 2014 की यदि बात करें तो वहाँ पर देखिए, इसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आमतौर पे हरियाणा का ट्रेंड रहा है कि हर बार वहाँ पर जो जनता है जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते सरकार को बदल देता, मतलब वहाँ परिवर्तन देखा गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार 2 बार रिपीट हुई है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार 2 बार रिपीट हो चुकी है। तो ये बात भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरी बार रिपीट नहीं करेगी या जो है कांग्रेस या वहाँ की जनता परिवर्तन के लिए नहीं जाएगी। ये अभी स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम 2019 को देखें तो 2019 में जो वहाँ लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में और 2019 और 2014 भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो उसने जीती। लेकिन चंद महीने बाद 2019 में जब वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, सभी सीटें वो नहीं जीत पाई, मतलब 50% से ज़्यादा उसे नुकसान हुआ उसमें। तो कुछ ही समय में वहाँ का जो जनता का रुख है वो बदल गया। तो अभी जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें सिर्फ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली लोकसभा की, तो यह नहीं कह सकते कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें यही सीन वहां रहेगा। कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहां पर जो चुनावी माहौल है वो बदल सकता है। लेकिन कांग्रेस भी जो है ये उम्मीद लगा के बैठी है और लगातार जो मुद्दे मैंने आपको बताए उन मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ माहौल बनाती रही है। और उसे ऐसा लगता है कि जनता ने जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते जो है अपना मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन करने का। इस उम्मीद के साथ वो जो है इस चुनावी दंगल में कांग्रेस उतरी हुई है। लेकिन समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की भी राह इतनी आसान इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त तरीके से संगठन के अंदर अंतर कलह चल रहा है।
और वहाँ पर एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो अलग राय पे चलते हैं, और जो वहाँ की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं पहले कुमारी शैलजा, वो अलग तरीके से जो है आंदोलन करती रही हैं, पॉलिटिकल रैली भी करती रही हैं, और रणदीप सुरजेवाला की भी उपस्थिति वहाँ लगातार देखी गई है, उनकी अलग एम्बिशंस हैं। ऐसी स्थिति में जो संगठनात्मक ढांचा देखा जाए तो उसमें पार्टी के अंदर अंतर्कलह है और डिवाइडेड है वहाँ के कार्यकर्ता। तो ये कहना कि कांग्रेस के लिए भी राय बहुत सहज होगी, नहीं कह सकते, और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उसके समक्ष रखे गए हैं वो उनका उसे जवाब देना पड़ेगा, और अपने मुद्दे लेकर के, अपने जो विकास के प्रमुख मुद्दे हैं और जो उसने जिस तरीके से चीजें जो है की हैं, केंद्र की जो उपलब्धियां हैं और प्रदेश की जो उपलब्धियां, उनको लेकर के वो जनता के बीच जाएगी। अब ये उसकी कितनी स्वीकार्यता होती है ये समय बताएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो सत्ता की बागडोर है वो फिलहाल जनता के पास है, और वो किसको सत्ता की चाबी सौंपती है ये हमें 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।